हम पढ़ रहे हैं फलन, और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा फलनों के प्रकार। आइए देखते हैं समफलन किसे कहते हैं। जब किसी फलन y = f(x) में y x का फलन है, हम लिखते हैं y बराबर f(x) में x के स्थान पर ऋण x माइनस x रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो इस फलन को हम समफलन कहते हैं। अर्थात y(x) का फलन है, y = f(x) है। x के स्थान पर यदि हम -x रख देते हैं तो भी हमें मूल फलन प्राप्त होता है। मूल फलन अर्थात दिया हुआ फलन ही वापस प्राप्त होता है, तो इस फलन को हम समफलन कहेंगे। उदाहरण के लिए y बराबर x का वर्ग एक समफलन है। देखते हैं कैसे। y x का फलन है जो कि x के वर्ग से परिभाषित है। x के स्थान पर हम इसमें -x रखेंगे। देखते हैं x के स्थान पर -x रखने पर f माइनस x बराबर x का वर्ग है तो f माइनस x होगा -x का वर्ग, और -x का वर्ग अर्थात -x का 2 बार गुणा, और यह फिर से बन जाएगा x का वर्ग, अर्थात मूल फलन f(x) हमें प्राप्त हो जाता है। चूंकि f माइनस x f(x) के बराबर है, इसलिए दिया गया फलन f(x) हम कहेंगे एक समफलन है। एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार यदि y बराबर है cos x, y x का फलन है जो cos x से परिभाषित है, तो f(x) बराबर है cos x। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम x के स्थान पर -x रखते हैं। इस फलन में x के स्थान पर -x रखने पर हम देखते हैं f माइनस x बराबर होगा cos -x का। हम जानते हैं cos का मान -x के लिए या -θ के लिए चौथे चतुर्थांश में धनात्मक मान होता है, तो ये हो जाएगा वापस cos x, अर्थात मूल फलन हमें फिर प्राप्त हो जाता है f(x). चूंकि f माइनस x बराबर है f(x) के, अतः दिया गया फलन f(x) बराबर cos x हम लिखेंगे एक समफलन है।
इसके बाद परिभाषित करते हैं विषम फलन को। y(x) का फलन है y बराबर f(x) है। x के स्थान पर -x रखने पर अर्थात f-x बराबर यदि -f(x) प्राप्त हो तो फलन f(x) एक विषम फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए y यदि x का फलन है जो x³ से यदि परिभाषित है, x की घात 3 से यदि परिभाषित है, इस फलन में x के स्थान पर -x रखते हैं। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। हम देखते हैं f-x बराबर -x की घात में 3 जो कि बराबर है -x की घात में 3 के। माइनस को छोड़ें तो x की घात में 3 ही f(x) है। अतः हम देखते हैं कि x के स्थान पर -x रखने पर f-x बराबर -f(x) हमें प्राप्त होता है। अतः यह फलन विषम फलन होगा। चूंकि f-x बराबर -f(x) प्राप्त हुआ, इसलिए दिया गया फलन f(x) एक विषम फलन है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि y(x) का फलन है जो f(x) बराबर sin x से परिभाषित है, तो sin एक विषम फलन होता है। देखते हैं x के स्थान पर -x रखने पर f-x बराबर हमें प्राप्त होगा sin -x का। चूंकि -x चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है और साइन का मान चौथे चतुर्थांश के लिए ऋणात्मक होता है, अतः हमें यह मिल जाता है -sin x। माइनस को छोड़ दें तो sin x ही हमारा फलन f(x) है। अतः हम देखते हैं कि f-x बराबर हमें -f(x) प्राप्त हुआ और हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक विषम फलन है।
आइए अभ्यास के कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। देखते हैं एक प्रश्न। यदि y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स हो तो f पाई बाय 4 का मान ज्ञात कीजिए। लेते हैं अभ्यास से एक प्रश्न। यदि y बराबर है 1 माइनस कॉस एक्स तो हमें f पाई बाय 4 का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसका हल। yx का फलन है y बराबर fx जो 1 माइनस कॉस एक्स से परिभाषित है। x के स्थान पर f पाई बाय 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर हम पाई बाय 4 रख देंगे। तो x के स्थान पर या x बराबर पाई बाय 4 रखने पर हम देखते हैं f पाई बाय 4 का मान f पाई बाय 4 बराबर 1 माइनस कॉस x की जगह फिर हम लिखेंगे पाई बाय 4। पाई बाय 4 रेडियन का अर्थ है 45 अंश और 45 अंश पे हम जानते हैं कॉस का मान होता है 1/वर्गमूल 2। तो हम लिख सकते हैं f पाई बाय 4 का मान वन माइनस 1/√2 होगा, 1 ऋण 1/वर्गमूल 2 होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि y बराबर 2x बटे 1 धन x² हो तो सिद्ध करें f tan थीटा बराबर sin 2 थीटा होगा। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। yx का फलन है जो कि 2x बटे 1 धन x² से परिभाषित है। x बराबर tan थीटा रखने पर देखते हैं f tan थीटा का मान। f tan थीटा बराबर 2 x की जगह हम रखेंगे tan थीटा बटे 1 धन x का वर्ग है, x की जगह हमने रखा tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। हल करते हैं इसे। हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। हल करते हैं इसे। 2
टेन थीटा को तोड़ देते हैं, साइन बटे कॉस के रूप में लिखते हैं। बटे में एक धन टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक के बटे में एक लिखिए और दो परिमेय संख्याओं के योगफल के रूप में इसे हल करते हैं हम, तो लघुत्तम आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का गुणा एक से होगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है। एफ टेन थीटा का मान हम निकाल रहे हैं। दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। जब दो परिमेय संख्याओं का भागफल हो तो हर की परिमेय संख्या पलट जाती है और यह गुणा में बदल जाती है। तो दो साइन थीटा कॉस थीटा और ये जो हर में है एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यह पलट जाएगा और आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा एक। कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है दो साइन थीटा और इस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस थीटा, और हम जानते हैं दो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन का 2 थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यह प्रश्न भी सिद्ध हुआ। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। यदि दिया गया फलन परिभाषित है y बराबर x की घात 3 ऋण 3x cos x धन 5x से, तो हमें सिद्ध करना है दिया गया फलन एक विषम फलन है। फलन जो कि परिभाषित है x की घात 3 ऋण 3x cos x धन 5x से, हमें सिद्ध करना है कि यह फलन एक विषम फलन है। हम जानते हैं विषम फलन सिद्ध करने के लिए हमें x के स्थान पर ऋण x माइनस x रखना चाहिए। दिया गया फलन f(x) बराबर x की घात 3 ऋण 3x cos x धन 5x है। x के स्थान पर
माइनस एक्स रखते हैं। हम देखते हैं f माइनस एक्स का मान क्या प्राप्त होता है। f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की घात में 3 ऋण 3 एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स रखेंगे, कॉस एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख देंगे तथा धन 5 फिर एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स रख देते हैं। ऋण एक्स की घात में 3 ऋण एक्स का 3 बार गुणा और हमें प्राप्त होगा ऋण एक्स की घात में 3। ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन और ये हमें मिलेगा धन 3x। हम जानते हैं cos का माइनस एक्स cos x के बराबर होता है, यह एक समफलन है। तो cos माइनस एक्स हमें cos x मिलेगा। 5 और ऋण x का जब हम गुणा करेंगे तो यह हमें ऋण 5x प्राप्त होगा। इस पूरे फलन में से, इस पूरे पदों में से हम ऋण का चिन्ह यदि बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है x की घात में 3 ऋण 3x cos x धन 5x, जो कि हमारा दिया हुआ फलन है। इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं fx। हम देखते हैं f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एक विषम फलन है। तो चूंकि f माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के, इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स एक विषम फलन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फलन परिभाषित है वर्गमूल x माइनस 3 से फलन का डोमेन और रेंज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। फलन y x का फलन है y बराबर एफ एक्स, जो कि परिभाषित है वर्गमूल x ऋण 3 से। यह एक वर्गमूल फलन है और हम जानते हैं कि वर्गमूल फलन तब तक परिभाषित होता है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक पूर्णतया धनात्मक हो। अर्थात ये दिया गया फलन परिभाषित होगा यदि वर्गमूल के अंदर का व्यंजक x ऋण 3, भैया मेरे को गर्मी लग रही है, हम जानते हैं वर्गमूल फलन परिभाषित होता है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक धनात्मक हो। अर्थात इस फलन के परिभाषित होने के लिए वर्गमूल चिन्ह के अंदर अर्थात x ऋण 3 को पूर्णतया धनात्मक होना चाहिए। अर्थात x ऋण 3 का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। निकालते हैं x का क्या मान होगा। ऋण 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि x के वे सभी मान जो 3 से बड़े हों उसके लिए फलन परिभाषित होगा। तो हम डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन x के मान है, हमेशा याद रखिए डोमेन x के मान है
और यह फलन x के उन सभी मानों के लिए परिभाषित है जो कि 3 से बड़े हैं। तो हम डोमेन लिख सकते हैं 3 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं के लिए यह फलन परिभाषित होगा। 3 से छोटी संख्याओं के लिए यह फलन परिभाषित नहीं होगा, इसलिए 3 से छोटी सभी संख्याओं को हमें छोड़ देना पड़ेगा। संख्या रेखा हम पढ़ चुके हैं, बीच में शून्य होता है। दाहिने तरफ 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं और इसके बाईं ओर की संख्या ऋण 1, ऋण 2 से लेकर ऋण अनंत तक है। तो वे सभी संख्याएं जो 3 के बाईं ओर आएंगी 3 से छोटी होती हैं, 3 के दाईं ओर की संख्याएं 3 से बड़ी हैं। 3 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है, इसलिए फलन का डोमेन 3 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं का समुच्चय होगा। अतः हम लिख सकते हैं डोमेन, इधर से आप अंतराल लगाएंगे 3 से लेकर अनंत। रेंज निकालिए। रेंज निकालते हैं इस फलन का। चूंकि हम x के सभी धनात्मक मान ले रहे हैं, फलन तभी परिभाषित है जब तक कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक पूर्णतया धनात्मक हो। तो जब वर्गमूल चिन्ह के अंदर का व्यंजक धनात्मक है तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल भी धनात्मक ही होगा। अर्थात रेंज या y के मान, डोमेन है x के मान और y है, रेंज है y के मान। धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है, अर्थात y का मान भी सदैव धनात्मक होगा। तो इस फलन का रेंज हम लिख सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं जो कि धनात्मक हैं। तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस फलन का रेंज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। y बराबर x प्लस 7 बाय x माइनस 5, x धन 7 बटे में है x ऋण 5 का डोमेन ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। दिया गया फलन yx का फलन है जो परिभाषित है x धन 7 बटे x ऋण 5 से एक परिमेय फलन है। हम जानते हैं परिमेय फलन कब तक परिभाषित होता है। तो एक परिमेय फलन तब तक परिभाषित होता है जब तक कि उसका हर शून्य के बराबर ना हो। इस फलन के परिभाषित होने के लिए x ऋण 5 को शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात फलन परिभाषित होगा जब x ऋण 5 शून्य के बराबर नहीं होगा। ज्ञात करते हैं हम x का वह मान जिसके लिए x ऋण 5 शून्य के बराबर है। x का वह मान निकालते हैं जिसके लिए x ऋण 5 शून्य के बराबर है। जब x ऋण 5 शून्य के बराबर है तो हम देखते हैं x का मान हमें 5 प्राप्त होता है। अर्थात x बराबर 5 पर दिया गया फलन परिभाषित नहीं होगा।
तो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमें x का यह मान छोड़ देना चाहिए, तभी फलन परिभाषित होगा। तो डोमेन x के वे मान हैं जिनके लिए फलन परिभाषित होता है। डोमेन x के वे सभी मान हैं जिनके लिए दिया गया फलन परिभाषित हो, अर्थात डोमेन सभी वास्तविक समुच्चय संख्याओं के समुच्चय यदि हम R लेते हैं तो उसमें से हमें 5 को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि x बराबर 5 पर दिया गया फलन परिभाषित नहीं है। तो डोमेन हम लिख सकते हैं R में से 5 को हटाकर। ठीक है। आइए देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2x। का डोमेन ज्ञात कीजिए। अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न, y बराबर साइन इनवर्स 2x का डोमेन ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। yx का फलन है y बराबर fx, जो परिभाषित है साइन इनवर्स 2x से। एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन y बराबर साइन इनवर्स 2x। जब y बराबर हो साइन इनवर्स 2x तो हम लिख सकते हैं, साइन को इधर ले आते हैं, साइन y बराबर 2x। हम जानते हैं साइन का मान, साइन थीटा का मान, साइन x का मान या साइन y का मान हमेशा ऋण 1 से धन 1 के बीच में होता है। और चूंकि साइन y बराबर है 2x के, इसलिए 2x का मान भी ऋण 1 से धन 1 के बीच में होगा। पूरे पदों को, सभी पदों को 2 से भाग दे देते हैं और 2 से भाग देने पर हम देखते हैं ऋण 1/2 छोटा या बराबर है x से, और यह छोटा या बराबर है 1/2 से। तो हमें x का मान मिल जाता है ऋण 1/2 से धन 1/2 के बीच में। अतः फलन का डोमेन अंतराल ऋण 1/2 से धन 1/2 होगा, और यही इसका आप लिखेंगे उत्तर। अगला प्रश्न, y बराबर 5 धन 4 cos x का रेंज याद कीजिए। अब रेंज ज्ञात करना है, अर्थात हमें y का मान ज्ञात करना है। जब डोमेन ज्ञात करना है तो वहाँ हम x के मानों की चर्चा करते हैं, जहाँ रेंज ज्ञात करना है वहाँ हमें y के मानों को देखना है। बनाते हैं इस प्रश्न को। पाँच तो एक कांस्टेंट अचर है, 4 भी एक अचर है। फलन का डोमेन या रेंज पूर्णतः किसके मान पर निर्भर करेगा? cos x के। cos x को हम लेकर चलते हैं तो हम जानते हैं कि cos का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। दिए गए फलन को बनाते हैं, यहाँ पर cos x में 4 से गुणा कर देते हैं,
अर्थात तीनों ही पदों में हम 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पर यह ऋण 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos x और ये हो जाएगा 4 cos x तो हमने बना लिया। 5 को जोड़ भी देते हैं, तो 4 का गुणा किया भी हमने और अब हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ने पर हम देखते हैं 5 ऋण 4 छोटा या बराबर है 5 धन 4 cos x छोटा या बराबर है 5 धन 4 से। 5 में से 4 हम घटा देते हैं, 5 ऋण 4 का मान हमें मिलता है 1 छोटा या बराबर है 5 धन 4 cos x को हम y भी लिख सकते हैं। छोटा या बराबर है 5 और 4 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। अर्थात फलन का रेंज y का मान हमें मिलता है अंतराल 1 से 9। समवृत्त अंतराल 1 से 9 इस फलन का रेंज होगा और यही उसका उत्तर है। तो ये थे अभ्यास के कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं अब फलन हम पढ़ चुके हैं, उनके विभिन्न प्रकार पढ़ चुके हैं, फलन के डोमेन और रेंज की चर्चा कर चुके हैं। अब इन फलनों के ग्राफ आपको पढ़ने हैं, कैसे हम फलन का ग्राफ खींच सकते हैं। तथा विभिन्न फलनों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं फलनों का लेखा चित्र या ग्राफ। हम जानते हैं y x का फलन है, हम पढ़ रहे हैं। y का प्रत्येक मान x के मान पर निर्भर करता है। x के विभिन्न मानों के लिए हमको y का अद्वितीय मान मिलता है। x और y के इस संबंध को ही हम फलन से परिभाषित करते हैं। x के सभी मान को यदि हम एक समुच्चय बना लें कैपिटल X जो x के सभी मान रखता है तो इसे हम डोमेन कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम। यदि कैपिटल Y एक सेट है, एक समुच्चय है जो y के सभी मान रखता है, तो यह फलन का रेंज कहलाता है। यदि डोमेन के सभी अवयवों को अर्थात x के सभी मानों को हम x अक्ष पर लेकर तथा y के सभी मानों को अर्थात रेंज के सभी मानों को यदि हम y अक्ष पर लेकर x के सभी संगत डोमेन के सभी अवयवों x1, x2, x3 के संगत यदि हमारे पास y1, y2, y3 हैं तो इन x और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह होता है मूल बिंदु 0, 0, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। ओरिजिन से इसको प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं और इसका मान होता है 0, 0। यदि x के सभी मान x अक्ष पर हों और y के सभी मान y1, y2, y3 y अक्ष पर हों तो x के हर मान की संगत यदि y का एक निश्चित मान हमारे पास है तो क्रमिक युग्म x1, y1, x2, y2 इन बिंदुओं को लेकर यदि हम ग्राफ खींचें, एक सरल रेखा एक वक्र से यदि हम मिलाएं तो यह वक्र ही दिए गए फलन का लेखा चित्र या ग्राफ कहलाता है। तो आइए बनाते हैं विभिन्न फलनों के ग्राफ।
सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं अचर फलन का। y(x) का फलन है जो यदि परिभाषित हो y बराबर k से एक अचर फलन कहलाता है, क्योंकि y बराबर k, जहाँ k एक अचर है, कांस्टेंट है, एक अचर फलन है। हम देखते हैं x के सभी मानों के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में x के सभी मानों के लिए y का एक निश्चित मान है और वह है k। जब हम ग्राफ बनाते हैं x के सभी मानों को हम x अक्ष पर लेते हैं, y के सभी मानों को हम y अक्ष पर लेंगे। x के विभिन्न मानों के लिए यदि हमें y का एक निश्चित मान k है, यदि यह बिंदु y बराबर k है, तो हम देखते हैं कि x के किसी भी मान के लिए y का एक निश्चित मान k हमें प्राप्त होता है। x बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, चूंकि y x के मान पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, y तो कांस्टेंट है, एक अचर है, k है, y बराबर k है, y बराबर 3 है अगर, तो y तो 3 के बराबर है। अब आप x का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, उससे y को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो x का मान चाहे हम धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में कुछ भी रखते हैं, y हमेशा किसके बराबर है? k के बराबर है। तो हमें 0 में भी k मान मिलता है, 1 में भी k मान मिलता है, 2 में भी k मान मिलता है, अर्थात हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लिखते हैं इस ग्राफ के गुण। ग्राफ बनाकर उसका अध्ययन कर हमें उसके गुणों की चर्चा करनी चाहिए। तो हम देखते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है, जो x अक्ष के समानांतर है तथा x अक्ष से एक निश्चित दूरी के दूरी पर है। इस प्रकार और विभिन्न फलनों के ग्राफ हम खींच सकते हैं।